हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर चलेगा जिसका नाम है कंसेप्ट एंड एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो कंसेप्ट एंड एग्रीगेट्स, एक चैप्टर है नेशनल इनकम का एग्रीगेट्स और दूसरा चैप्टर है नेशनल इनकम। तो ये दो चैप्टर को मिलाकर एक ही बार मैं वन शॉट रिवीजन आप लोगों को दे रहा हूँ। ये दोनों चैप्टर का है, एग्रीगेट्स का भी और नेशनल इनकम का भी। एग्रीगेट्स एंड नेशनल इनकम का दोनों को मिलाकर एक यूनिट में आपको चैप्टर दिया जा रहा है। तो जिसका नाम मैंने बनाया है कंसेप्ट एंड एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये एक चैप्टर हो गया। तो आते हैं इसके पहले ऑब्जेक्टिव पे। पहले ही ऑब्जेक्टिव पे दिया है जीएनपी एमपी इज इक्वल टू, मतलब जीएनपी को नाम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लास में इसको पढ़ना सिखाया जाता है कुछ इस तरह से कि कुछ इस तरह से सिखाया जाता है, कुछ इस तरह से समथिंग सिखाया जाता है कि जीएनपी ऐसे जीएनपी मतलब एमपी माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता क्या है। तो देखिए जी 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 सब में सेम है, यहाँ डी है यहाँ पी है। तो डी से डोमेस्टिक होता है तो डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं, तो पहला तो होगा नहीं। तो एन से डी डोमेस्टिक, यानी कि मतलब कि नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है। तो यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इसको रख के इधर फॉर्मूला बना सकते हैं जी डी पी एम पी। तो यहाँ ग्रॉस ग्रॉस एक साथ मिल रहा है तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, लेकिन नेशनल निकालना है, यहाँ डोमेस्टिक दिया हुआ है। तो पहला वाला तो छट गया, लेकिन दूसरे वाले का हम लोग लेके बना सकते हैं। तो नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे प्लस NFIA जोड़ देंगे, प्लस NFIA जोड़ देंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आंसर होगा बी। वैसे ही 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP MP इज इक्वल टू क्या होगा, NNP MP इज इक्वल टू क्या होगा। तो NNP MP इज इक्वल टू होगा GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन। सबका अलग अलग रख के फॉर्मूला बना सकते हैं, क्लासेस में बताया जाता है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ NNP MP इज इक्वल टू GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज आर इंक्लूडेड इन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज किस में इंक्लूड होता है, GNP MP में, NNP MP में, NNP FC में, नन ऑफ दिस में। तो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है GNP MP में, इंक्लूड होता है मतलब कि ग्रॉस में ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है। अगर वहां N रहता तो वो नहीं होता आंसर, तब NNP हो जाता। लेकिन अगर डेकोरा इंक्लूड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज, किस में इंक्लूड है, तो जहां जी होगा उसी में इंक्लूड होगा, क्योंकि जी स्टैंड फॉर ग्रॉस होता है। ग्रॉस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि ग्रॉस बराबर नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में इंक्लूसिव रहता है क्या, डेप्रिसिएशन। तो इसलिए यहाँ GNP MP में क्या इंक्लूसिव रहता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूसिव रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NDP FC इज इक्वल टू व्हाट, NDP FC इज इक्वल टू व्हाट। तो ये कह रहा है NDP FC इज इक्वल टू हो जाएगा GNP MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला पे आप रख के चारों को रख रख के आप दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि NDP FC बराबर GNP MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड। तो नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड को क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है, नन ऑफ दिस कहा जाता है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा NNPFC, मतलब कि नेशनल इनकम कहा जाता है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि ये शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, NNPFC। NNPFC को क्या कहा जाता है, ये कहने का मतलब है इसका कि NNPFC को क्या कहा जाता है, तो नेशनल इनकम कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इनमें से कौन नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, रेंट वेजेज इंटरेस्ट,
तो ये तो कम ही है, यानी कि लास्ट वाला देख रहे हैं रेंट वेजेस सैलरी इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो ये सारा चीज डिविडेंड रहता तो वो भी, तो लेकिन यहाँ दिया है रेंट वेजेस सैलरी इंटरेस्ट प्रॉफिट सब क्या होता है नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कॉल्ड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या कहते हैं, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन है। इट मींस कि नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कॉस्ट फिक्स कैपिटल, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल बताते हैं तो कभी कभी डेप्रिसिएशन की जगह पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे देता है लड़कों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन एरर करने में। क्लासेस में जब हम सीखते हैं कि न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वहाँ डेप्रिसिएशन की जगह पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे देता है, तो लड़के गलत कर देते हैं कि सर ये तो डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं हुआ है। तो डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगला देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो डिस्पोजेबल इनकम बराबर पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम बराबर प्राइवेट इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम बराबर पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम बराबर प्राइवेट इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सही है, तो डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला है ये एक्चुअली, तो यहाँ फॉर्मूला पहला ही सही है, डिस्पोजेबल इनकम बराबर होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, if for a country net factor income from abroad is a negative, then कह रहा है कि अगर कंट्री के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जीडीपी एमपी लेस देन होगा जीएनपी एमसी, जीडीपी एमपी ग्रेटर देन होगा जीएनपी से, तो जीडीपी एमपी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीएनपी एमपी, जीडीपी एमपी बराबर जीएनपी। तो क्या होगा कि अगर नेगेटिव होगा क्या नेट फैक्टर एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेगेटिव होगा तो जीडीपी क्या होगा लेस देन होगा जीएनपी के, यानी कि ऑप्शन नंबर जीडीपी ग्रेटर देन होगा किसके, जीएनपी के, यानी कि 9 का बी इज द राइट आंसर, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर इज कॉल्ड, तो कह रहा है ये तो जीडीपी का डेफिनेशन ही दे दिया है, तो जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आंसर सी, यानी कि ये जीडीपी का डेफिनेशन ही दे दिया है, सॉरी जीडीपी का क्या दे दिया है, डेफिनेशन ही दे दिया है कि जीडीपी किसे कहते हैं, ये फॉर्मूला दे दिया है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर इज कॉल्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेथड इज अडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम, कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 गो मेथड होता है, एक होता है प्रोडक्शन मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। 3 मेथड होता है नेशनल इनकम को निकालने का, जो तीनों मेथड दिया हुआ है यानी कि ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी, कौन सा सेक्टर इंक्लूड होता है इकोनॉमी में, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, ऑल ऑफ दीज होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तीनों सेक्टर इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में, इकोनॉमी में। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनमें से कौन इंक्लूड नहीं होता है जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कह रहा है परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर दिया है, यहाँ आंसर होगा परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, इंटरमीडिएट कमोडिटीज, ये दोनों क्या होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। आगे क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, इनमें से कौन सा सर्विस इंक्लूड नहीं होता है सेकेंडरी सेक्टर में, तो इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड बैंकिंग। तो इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड बैंकिंग ये तो सर्विस सेक्टर है, सॉरी इंश्योरेंस और बैंकिंग तो क्या है, सर्विस सेक्टर है, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। तो कह रहा है कौन इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, इनमें से कौन प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है,
तो लैंड, फॉरेस्ट, माइनिंग, यानी कि सारे प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। लैंड भी होता है, फॉरेस्ट भी होता है, माइनिंग भी होता है, यानी कि 15 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सारे सेक्टर इंक्लूड होते हैं प्राइमरी सेक्टर में, लैंड भी होता है, फॉरेस्ट भी होता है, माइनिंग भी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का हो रहा है, to include the value of goods or service more than one time while calculating national income is called। कह रहा है कि to include the value of goods, the value of goods और सर्विस मोर देन वन टाइम, एक साल के बाद भी, while calculating national income is called सिंगल काउंटिंग, डबल काउंटिंग, मल्टीपल काउंटिंग एंड डी नन ऑफ दिस। तो एक से ज्यादा बार जो काउंट हो जाता है नेशनल इनकम में उसको क्या बोलते हैं? सिंगल काउंटिंग बोलते हैं, डबल काउंटिंग बोलते हैं, मल्टीपल काउंटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? तो यहाँ एक से ज्यादा बार होता है तो डबल काउंटिंग, अगर दो से भी ज्यादा बार हो जाए तो उसे मल्टीपल काउंटिंग, ध्यान रहेंगे। यहाँ एक से ज्यादा पूछ रहा था तो इसलिए डबल काउंटिंग होगा, अगर दो से ज्यादा बार होता तो मल्टीपल काउंटिंग हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट? इनमें से कौन कंपोनेंट का प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है कि विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट? कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट इनमें से कौन है? तो डिविडेंड है, सरप्लस प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये फॉर्मूला ही दे दिया है प्रॉफिट का। अगला कह रहा है कि विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में इनमें से कौन इंक्लूडेड होता है? ट्रांसफर अर्निंग, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ब्लैक मनी एंड डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ कह रहा है कि विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल, इनमें से कौन इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, सब होता है। ट्रांसफर इनकम भी होता है, सेल प्रोसीड ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स भी होता है, ब्लैक मनी भी होता है। पर विच वन इज इंक्लूड इन नेशनल, इनमें से कौन इंक्लूड होता है नेशनल इनकम है? ट्रांसफर ऑफ अर्निंग तो होता है, नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं होता है। अगला, which one is included in the, which one is included in the national income is the calculation of national income? इनमें से कौन इंक्लूड होता है नेशनल इनकम कैलकुलेशन? न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, earned income of Indian companies in abroad, expenses made by foreign tourists in the country and all of the above। तो कह रहा है कि इनमें से कौन नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, सारा इंक्लूड होता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विस भी इंक्लूड होता है, जो इन कंपनियां हमारी अब्रॉड से कमा के लाती हैं वो भी, एक्सपेंसेस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री, जो एक्सपेंसेस खर्चा करते हैं फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आके, जो खर्चा करते हैं हमारे कमोडिटीज़ को यूज करते हैं, वो भी होता है। इसका मतलब हो जाएगा कि नेशनल इनकम में ये सारे चीज इंक्लूड होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इनमें से लिमिटेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन क्या है? कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, इग्नोर्स इंडिविजुअल यूनिट्स, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन पूछ रहा है, तो इनमें से लिमिटेशन कौन है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, बोथ, दोनों को क्या, दोनों क्या होता है? इंक्लूड होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन है। कह रहा है कि कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स और इग्नोर्स इंडिविजुअल यूनिट्स। अगला, मैक्रो इकोनॉमिक्स सीज एन इकोनॉमी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच सेक्टर्स? कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स सीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है एन इकोनॉमी को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच सेक्टर्स, किस सेक्टर से? फैमिली से, फॉर्म से, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर से, ऑल द अबव। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को किस तरीके से देखता है, किस सेक्टर से देखता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस, सारे सेक्टर से। फैमिली से भी देखता है, फॉर्म से भी देखता है, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर से भी देखता है, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम? इनमें से कौन नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सब्सिडीज एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज इंक्लूडेड इन 4 सेक्टर मॉडल? कौन इनमें से कौन इंक्लूड है 4 सेक्टर मॉडल में? फैमिली, फॉर्म, इंडस्ट्री, फैमिली, फॉर्म, गवर्नमेंट, फैमिली, फॉर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 23 नंबर का सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें फैमिली भी, 4 सेक्टर मॉडल में फैमिली भी होता है, फॉर्म भी आता है, गवर्नमेंट भी आता है, फॉरेन सेक्टर भी आता है। अगला कह रहा है, विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो
इन 4 सेक्टर मॉडल। तो 4 सेक्टर मतलब मॉडल होता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला ही होता है 4 सेक्टर मॉडल का। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्लासेस में कराया जाता है। 2 सेक्टर मॉडल का मतलब सी, यहाँ 4 सेक्टर मॉडल पूछ रहा है इसलिए सी होगा, अगर 2 सेक्टर मॉडल पूछता तो यहाँ आंसर ए हो जाता। तो ये ध्यान रखेंगे। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर को, इंक्लूड करता है रिटेल ट्रेडिंग को, स्मॉल इंडस्ट्री को, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर होना चाहिए आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर सबको इंक्लूड करता है, एग्रीकल्चर को भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ 4 सेक्टर और ओपन इकोनॉमी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होता है? सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स बराबर इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स, टोटल लीकेज बराबर टोटल इंजेक्शन, एग्रीगेट आउटपुट बराबर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ 26 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि 4 सेक्टर मॉडल में सारे इंक्लूसिव रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है which service is include in tertiary sector, इनमें से कौन सा which service is include, कौन सा सर्विस इंक्लूड होता है टर्सरी सेक्टर में? तो पहला है माइनिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन, तीसरा है कम्युनिकेशन एंड डी है एनिमल। तो कह रहा है कौन सा सेक्टर इंक्लूड है टर्सरी सेक्टर में? तो माइनिंग तो होता नहीं, कंस्ट्रक्शन भी नहीं होता है, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर होता है, बाकी ये माइनिंग तो आता है आपका प्राइमरी में, कंस्ट्रक्शन आता है सेकेंडरी में, एनिमल हस्बेंड्री आता है प्राइमरी में, कम्युनिकेशन सर्विस में आता है। तो ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो, इनमें से कौन फ्लो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी है इनकम, ऑप्शन नंबर सी है इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी है डेप्रिसिएशन। तो कह रहा है कौन फ्लो नहीं है, कौन फ्लो नहीं है? तो कैपिटल फ्लो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मार्केट price of all final goods and services produced in the domestic territory of a country in a year is known as, कह रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहे जाते हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत? तो ये तो फॉर्मूला ही है, किसका? डेफिनेशन, परिभाषा ही है किसका? जीडीपी एमपी का, जीडीपी एमपी का। तो पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये डेफिनेशन ही होता है जीडीपी एमपी का। आगे कह रहा है कि विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा ट्रू है। तो दोनों साइड तो एलएचएस और आरएचएस दिया ही हुआ है, फॉर्मूला बना सकते हैं। जी से जी मिल रहा है, एन से मतलब नेशनल से डोमेस्टिक मिल रहा है, तो ये तो होगा नहीं, पहला कट गया। एन से जी मिल रहा है, तो यानी कि नेट दिया है, तो यहाँ प्लस डेप्रिसिएशन, यहाँ एन जी दिया है माइनस प्लस डेप्रिसिएशन होना चाहिए, जी एन दिया है माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ एक से ज़्यादा सही लग रहा है, तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे 30 नंबर का सी सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एन से जी पर क्या माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे नेट हो जाएगा, बाकी सब सेम है तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एन निकालना है और ग्रॉस दिया हुआ है, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट निकल जाएगा, बाकी दोनों सेम है, तो इसलिए सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? तो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, नन ऑफ द अबव। तो द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की नहीं, नेशनल इनकम की, यही बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीज किया जाता है किस चीज का? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ वीट इन मार्केट। नहीं, तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी का, यानी कि 32 का दिया हुआ आंसर ए। अगला क्वेश्चन, एनडीपीएमपी इज इक्वल टू क्या होता है? तो अब एनडीपीएमपी इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ सारे फॉर्मूला एलएचएस और आरएचएस में लिख के आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे यहाँ एनडीपीएमपी बराबर होगा फॉर्मूला, एनडीपीएमपी बराबर आप लिख सकते हैं कि एन से एन तो कुछ दिख नहीं रहा है, यानी कि सब अलग अलग है, तो डीपीएमपी एक बराबर कर दिए नेट, तो नेट निकाला प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि यहाँ आंसर होगा क्या? आप देख सकते हैं, चारों रख के तीनों रख के भी बना सकते हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि नेट से ग्रॉस और डीपीएमपी तो बराबर है, डीपीएमपी सेम है, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। नेट से ग्रॉस क्या कर देंगे?
मतलब नेट निकालना है, ग्रॉस दिया होता है प्लस डेप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन 33, चलिए अगला देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है? स्टैटिक इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, नन ऑफ दैट। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी तो रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, तो 34 का सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी नाम ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसलिए उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी रिलेटेड है किससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है क्या? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो इसलिए क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आंसर सी हो जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, अगर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसको? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कैपिटल लॉस, ऑप्शन नंबर बी दिया है कैपिटल प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी कैपिटल फॉर्मेशन, एंड डी नन ऑफ दिस। तो यहां आंसर हो जाएगा सी कैपिटल फॉर्मेशन। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, नाम इसको बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, इनमें से कौन स्टॉक है? वेल्थ, शेविंग, एक्सपोर्ट एंड प्रॉफिट, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, इनमें से कौन स्टॉक है? वेल्थ है, सेविंग है, एक्सपोर्ट है, प्रॉफिट है। तो यहां हो जाएगा ए वेल्थ। वेल्थ क्या है? स्टॉक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो, इनमें से कौन इंक्लूड है सर्कुलर फ्लो में? तो रियल फ्लो है, मनी फ्लो है, बोथ ए एंड बी है, एंड डी नन ऑफ दिस। तो यहां हो जाएगा सी, दोनों है, रियल फ्लो भी है और मनी फ्लो भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, इनमें से कौन स्टॉक में इंक्लूडेड है? तो क्वांटिटी ऑफ मनी है, वेल्थ है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस है, ऑल द अबव। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका ऑल द अबव, क्योंकि कह रहा है कि स्टॉक में क्या क्या इंक्लूड है? तो क्वांटिटी ऑफ मनी भी इंक्लूड है, वेल्थ भी इंक्लूड है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस भी इंक्लूड है। तो यहां अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज इंक्लूडेड इन फ्लो, इनमें से कौन इंक्लूड है फ्लो में? कंजम्पशन है, ऑप्शन नंबर बी इन्वेस्टमेंट है, ऑप्शन नंबर सी इनकम है, ऑल ऑफ दी। तो कह रहा है कि इंक्लूड है फ्लो में, कौन इनमें से कौन इंक्लूड है फ्लो में? तो फ्लो, स्टॉक और फ्लो जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो ये सारे चीज एग्जांपल्स में बताए जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन इज इंक्लूड इन फ्लो, इनमें से कौन इंक्लूड है फ्लो में? कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, इनमें से कौन इंक्लूडेड है रियल फ्लो में? फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विस, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर है आपका नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, बोथ। फ्लो ऑफ गुड्स भी है, फ्लो ऑफ सर्विस भी है। रियल फ्लो पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देने की चीजें हैं, रियल फ्लो पूछ रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, इनमें से कौन इंक्लूडेड है रियल फ्लो में? तो फ्लो ऑफ गुड्स भी है, फ्लो ऑफ सर्विस भी है। जब फ्लो एंड स्टॉक टॉपिक पढ़ाया जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर में, तो वहां पे ये चीजें बताई जाती हैं कि फ्लो क्या है। तो रियल फ्लो किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ गुड्स को, फ्लो ऑफ सर्विस को, यानी कि बोथ आंसर हो जाएगा ए एंड बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज टू अ फर्म, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सर्विस प्रोवाइड होता है फैमिलीज टू अ फर्म? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ऑल द अबव। तो यहाँ के आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन देखे क्या कह रहा है, विच वन इज इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मॉडल, कौन सा इंक्लूड होता है थ्री सेक्टर? फैमिली, फॉर्म, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीन। कह रहा है सेमी फिनिश गुड्स आर टर्म्ड एज, सेमी फिनिश गुड्स किसका टर्मिनोलॉजी है, टर्म्ड है? तो कैपिटल गुड्स का, इंटरमीडिएट गुड्स का, फाइनल गुड्स का नाम रहता है। सेमी फिनिश गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज जीडीपी डिवलेक्टर, जीडीपी डिवलेक्टर क्या होता है? तो जीडीपी डिवलेक्टर का ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि जीडीपी डिवलेक्टर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सही होगा, जीएनपी डिफ्लेक्टर बराबर होता है नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इनटू 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड प्राइस इज नोन एज, जीएनपी को कैलकुलेट किया जाता है किस प्राइस पर? फिक्स्ड प्राइस पर। उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, रियल जीएनपी, रियल जीडीपी, मनी जीडीपी एंड नन ऑफ दिस। तो कह रहा है जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड प्राइस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस पर? तो रियल जीएनपी बोलते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला ही सही है। तो ये था 45 क्वेश्चन नेशनल इनकम चैप्टर का, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला 3 चैप्टर है, एक सर्कुलर फ्लो, एक एग्रीगेट्स और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये 3 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें 45 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, जो कि 45 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। मैं रवि मिश्रा आपके स्वागत में हाजिर रहूंगा आगे आने वाले वीडियो सीरीज में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।